हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, जो कि हम एल्काइन में भी बहुत अच्छे से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 हमने इथाइन लेने हैं। ठीक है, 3 इथाइन आपको लेने हैं, उससे आपको पास करवाना है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। ठीक है, और टेम्परेचर आपने हाई रखना है 873 केल्विन के अराउंड। जब आप ये कंडीशन देते हो और 3 आप इथाइंस लेते हो तो उस करके उसमें क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाती है और बेंजीन मिलता है आपको। ठीक है, क्या मिलता है आपको, बेंजीन मिलता है। अब अगर इसको हम डिटेल में करें, वैसे तो आपको मैंने एल्काइन में भी करवाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। जैसे एक इथाइन यहाँ पर है, दूसरा इथाइन इस तरह से यहाँ पर है, और थर्ड वन इज हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, ये इनके बीच में, दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से आगे ये इस तरह से आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हो रही है, ये क्या हो रही है, ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रेड हॉट आयरन ट्यूब की से अगर हम पास करते हैं इथाइन को और हाई टेम्परेचर रखते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो कैसे होगा, सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, इन दोनों कार्बन्स के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, और इनके बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, और ये ट्रिपल का हो जाएगा यहाँ पर डबल। तो ये हो जाता है, यहाँ पर बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, सो ये क्या है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जिसमें हम इथाइन लेते हैं और उसका साइक्लिक पॉलीमराइज करके बेंजीन बना देते हैं। सबसे ईजी मेथड है प्रिपेयर करने का बेंजीन को। ठीक है, सेकेंड मेथड इज डी कार्बोक्साइलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। अब एरोमेटिक एसिड्स कौन से होते हैं, पहले देखो जो एसिड है, बेसिक एसिड हम ले लेते हैं बेंजीन का, बेंजोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो जब भी डी कार्बोक्साइलेशन का क्या मतलब है, डी कार्बोक्साइलेशन का मतलब है -CO2। डी का मतलब होता है कि रिमूव होना, माइनस होना, कार्बोक्साइलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी कार्बोक्साइलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो जब भी ये रिमूवल ऑफ CO2 करवाना है, जैसे मान लो ये है यहाँ पर है आपका बेंजोइक एसिड, इससे आपको CO2 रिमूव करवाना है, तो ये CO2 डायरेक्टली इससे रिमूव नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, जो ये एसिड है इसका आपको सॉल्ट बनाना होता है। ठीक है, इसका सॉल्ट बनाना होता है। हमेशा याद रखना, जो ये एसिड्स होती है, जो इनके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, उससे जो डीकार्बोक्साइलेशन होती है वो इजी होती है, इनफैक्ट उसी से हम करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें बनाना होता है ये सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बनाना होता है इस तरह से, COONA। तो इन्हें क्या कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्योंकि उससे जो रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो वहाँ से बहुत इजीली हो जाता है, इसीलिए पहले हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता था, COOH, लेकिन उसकी जगह हमें क्या करना है, सॉल्ट लेना है, मतलब उसकी जगह हमें Na लेना है। तो इसका नेम होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि पहले ये बेंजोइक एसिड था और इसमें सोडियम लग के ये सॉल्ट की फॉर्म में आ जाता है। अब क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं विद सोडा लाइम। किसके साथ करते हैं, सोडा लाइम के साथ करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सोडा लाइम। ये होता है सोडा लाइम, आपको ध्यान होनी चाहिए ये चीजें, ये सोडा लाइम है। ठीक है, तो सोडा लाइम हम यहाँ पर लेते हैं NaOH प्लस CaO। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पर हीट करवा देते हैं, तो यहाँ से हो जाता है -CO2, डी कार्बोक्साइलेशन होती है, माइनस यहाँ से CO2 हो जाता है। ठीक है, CO2 यहाँ से रिमूव होगा, साथ ही साथ ये जो सोडियम है वो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली है उसके साथ बना देता है सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर वाला पूरा रिमूव हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाता है बेंजीन। इस पोजीशन पे क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है, तो ये बन जाता है बेंजीन। तो यहाँ पर प्रिपरेशन में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डिकार्बोक्सिलेशन करनी है, यहाँ से CO2 रिमूव करना है, साथ में जो सोडियम है वो भी रिमूव होगा, साथ में सोडियम आपके पास कार्बोनेट बन जाता है और बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। थर्ड वन इज फ्रॉम फिनोल। अब देखो जो फिनोल्स होते हैं उनकी जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं बेंजीन। फिनोल क्या होता है, +2 में पूरा एक चैप्टर है फिनोल्स पे, अल्कोहल फिनोल्स पे, तो ये है फिनोल, ठीक है, दिस इज फिनोल। फिनोल की रिडक्शन, यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन आपको करवानी है। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, जिंक डस्ट लेते हैं हम। अगर आपको याद होगा ओजोनोलिसिस में हमने क्या किया था, ओजोनोलिसिस में हमने जिंक की वहाँ पर प्रेजेंस थी, तो वहाँ पर जिंक का सिग्निफिकेंस क्या होता था कि वो रिडक्शन में हेल्प करता था, जो H2O2 बनता था उसको वो रिड्यूस कर देता था, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन से जिंक रोकता था। दैट मीन्स जो ये जिंक डस्ट है यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हीट देंगे, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर किस तरह से होना है, जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटा देंगे और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग पे अटैच कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास बेंजीन बन जाता है, ठीक है, और ZNO बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से फिनोल की हमने रिडक्शन करवाई, रिड्यूस होके बेंजीन मिलता है। तो ये 3 मेन आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन के, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो देखो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन्हें हम अरीन्स भी कहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली बात ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये बर्न करते हैं विद सूटी फ्लेम। अब ये सूटी फ्लेम क्या होती है, सूटी फ्लेम बेसिकली क्या होता है, जो फ्लेम का कलर होता है वो येलोइश होता है और साथ ही साथ उसके चारों तरफ काला काला सा क्या होगा, सूट होगा, ठीक है, वहां पर सूट निकलेगा, धुआं जैसा निकलेगा। मैं यहाँ पर पिक्चर भी अटैच कर लूंगी सो दैट आप बेटर इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये है कि जब आपके हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं तो ये कैसे जल रहे हैं, विद सूटी फ्लेम ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं। तो ये देते हैं सूटी फ्लेम देते हैं बर्न जब होते हैं, तो ये एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ इनका जो ओडर की अगर हम बात करें तो इनका जो ओडर होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इनके पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सभी के पास, ठीक है, कुछ ना कुछ इनकी स्मेल होती है। जैसे अगर आप बात करो एल्काइंस की बात करो तो वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ओडरलेस होते हैं, प्रॉपर उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक होते हैं, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का आ जाता है इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो यहाँ पर इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल किस में हो गए, ये सॉल्युबल हो गए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, नॉन पोलर या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुल जाते हैं, ठीक है। तो देखो कई बार इमिसिबल भी लिखते हैं इनसॉल्युबल के लिए, वो भी सेम चीज है, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं या फिर आप कह सकते हो इमिसिबल भी है, ठीक है। अब कलर की बात करें, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस ये लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, तो ये कलरलेस होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें इनकी स्मेल की, इनकी ओडर की, तो आपने देखा होगा एग्जाम्पल ओडर का है नैफ्थलीन बॉल्स, जो कि क्या होता है, वाइट कलर की स्मॉल बॉल्स होती है, जिसको हम जनरली क्या करते हैं अपनी अलमीरास में कपड़ों के बीच में रखते हैं, सो दैट वहां पर कोई भी क्या मॉथ ना आ जाए, कोई भी वहां पर इंसेक्ट ना आ जाए, कपड़े खराब ना कर ले, इसीलिए हम नैफ्थलीन बॉल्स का वहां पर क्लॉथ प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। और साथ ही साथ
ये मॉथ रेपेलेंट भी है। जो मॉथ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको रिपेल करते हैं, तो मॉथ रेपेलेंट की तरह भी काम करते हैं। जनरली आपने क्या देखा होगा, टॉयलेट्स में भी ये रखे होते हैं, क्योंकि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसीलिए यहाँ वहाँ पर ये चीज़ें रखी होती है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ये सिर्फ देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।